नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। सरकार इसी सत्र में विधेयक ला सकती है। सूत्रों के हवाले से यह खबर है, सरकार इस विधेयक को जेपीसी के पास भेज सकती है। बिल पर आम राय बनाना चाहती है सरकार। जेपीसी सभी दलों के साथ चर्चा कर सकती है। तो बड़ी खबर इस वक्त यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर इसी सत्र में विधेयक आ सकता है। अनूप गुप्ता हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है। अनूप जी, वन नेशन वन इलेक्शन चर्चा बहुत वक्त से, तैयारी बहुत वक्त से, कितनी संभावना है कि इसी सत्र में विधेयक आ जाएगा? देखिए, पूरी संभावना है और सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है वन नेशन वन इलेक्शन को लाने को लेकर। जिस तरीके से पिछले दिनों रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी बनाई थी, उसको अडॉप्ट भी केंद्रीय कमेटी ने कर लिया था। अब सरकार चाहती है कि इस मसले पर हर स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए, हर राजनीतिक पार्टियों को ऑन बोर्ड किया जाए, और यही वजह है कि सरकार चाहती है कि विधेयक ला करके इसे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना करके वहां पे भेजा जाए, जिससे हर जो स्टेक होल्डर, हर राजनीतिक पार्टियां हैं, उनका मत उसमें आए। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं, चूंकि ये देश का बहुत बड़ा फैसला होगा। ऐसे में अगर हर राजनीतिक पार्टियां एक मत होकर के इसको अडॉप्ट करेगी तो वो ज्यादा बेहतर होगा। यही वजह है कि सरकार विधेयक लाएगी और उसके बाद इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाकर उसमें आगे की चर्चा करेगी। जी अनूप जी, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पीएम बार बार कहते हैं और कहते हैं कि इलेक्शंस पर, चुनावों पर बहुत बड़ी धनराशि, देश के आम लोगों का पैसा खर्च हो जाता है बार बार इलेक्शन होने की वजह से। फिर विकास कार्यों को भी प्रभावित होना पड़ता है। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो स्थिति बदल जाएगी। बार बार चुनाव में नहीं जाना होगा देश को, तो बहुत पैसों की भी बचत होगी, लोगों के वक्त की भी बचत होगी। जो विरोधी दलों की बात करें, विपक्षियों की बात करें, तो किस तरह का रुख अभी तक अलग अलग राजनीतिक दलों का है? पार्टियां सीधे तौर पर इसको संघीय ढांचा पर हमला बता रही है और कहीं ना कहीं वो समर्थन नहीं कर रही है फिलहाल वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के। लेकिन सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन लाया जाए, क्योंकि ये न केवल समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी। देखिए, कहीं ना कहीं हर महीने आपको विधानसभा चुनाव होते हैं, 5 साल में लोकसभा चुनाव होते हैं, उपचुनाव होते हैं। जाहिर सी बात है अनूप जी, और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पीएम को भी पता है, सरकार को भी पता है कि विपक्ष इस मुद्दे पर विवाद खड़ा करेगा, रोड़े अटकाने की कोशिश करेगा, और यही वजह है कि जेपीसी में इस मसले को रखा जाएगा और तैयारी पूरी हो गई है। इसी सत्र में विधेयक आ सकता है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर। फिर जेपीसी को सुपुर्द कर दिया जाएगा ताकि इस पर आम राय बन सके। बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है विपक्ष के दल। विपक्ष मिलकर यह प्रस्ताव ला सकता है। अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में विपक्ष की तैयारी पर बड़ी खबर है ये कि सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है विपक्ष। जगदीप धनखड़ के खिलाफ महाभियोग लाएगा विपक्ष। राज्यसभा में सभापति के खिलाफ एक बड़े एक्शन की तैयारी में है। टीएमसी, आम आदमी पार्टी और एसपी ने भी प्रस्ताव पर दस्तखत कर दिए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त है, जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में विपक्ष है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। टीएमसी का समर्थन भी प्रस्ताव को हासिल है। आम आदमी पार्टी ने भी दस्तखत कर दिए हैं। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा को आरबीआई का नया गवर्नर नियुक्त किया गया है। संजय मल्होत्रा मौजूदा आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास की जगह लेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है। संजय मल्होत्रा को वित्तीय सेवाओं और प्रशासन का लंबा अनुभव है। संजय मल्होत्रा आरबीआई के 26वें गवर्नर होंगे। 11 दिसंबर को आरबीआई के नए गवर्नर के तौर पर वो कार्यभार संभालेंगे। उनका कार्यकाल अगले 3 साल के लिए होगा। संजय मल्होत्रा 1990 बैच के राजस्थान कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। नवंबर 2020 में आरईसी के चेयरमैन और एमडी बने थे। इससे पहले ऊर्जा मंत्रालय में एडिशनल सेक्रेटरी के पद पर रह चुके हैं। 2022 में डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सचिव संजय मल्होत्रा को केंद्र सरकार ने रिजर्व बैंक के डायरेक्टर के रूप में नामांकित किया था।
अमेठी से खबर, जहां बीमार बुजुर्ग को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे तीमारदारों ने डॉक्टर और मौके पर मौजूद सुरक्षाकर्मी से मारपीट की। देर रात कुछ तीमारदार एक बुजुर्ग को लेकर इमरजेंसी में पहुंचे थे। मौके पर मौजूद इमरजेंसी डॉक्टर ने मरीज को सीपीआर देना शुरू किया, लेकिन मरीज की मौत पहले ही हो चुकी थी, जिसके बाद डॉक्टर ने कहा कि उनकी मौत पहले ही हो चुकी है। मौत की जानकारी मिलते ही तीमारदार नाराज हो गए और मारपीट शुरू कर दी। पूरी घटना सीसीटीवी में भी रिकॉर्ड हुई है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तीमारदार बुजुर्ग के शव को लेकर फरार हो चुके थे। डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस जांच कर रही है। खबर सीतापुर से, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने मुनादी कराई। नायब तहसीलदार ने अतिक्रमणकारियों को चेतावनी दी। जीआईसी चौराहे से सिटी स्टेशन तक अतिक्रमण चिन्हित किया गया। नायब तहसीलदार ने पुलिस फोर्स के साथ पैदल मार्च किया और दुकानदारों को कल तक कब्जा हटाने को कहा। सरकारी भूमि पे जो भी कब्जा कर रखे हैं, लेखपाल साहब के द्वारा, मेरी संयुक्त टीम द्वारा जो चिन्हांकन किया गया था और कई बार चिन्हांकन करने के उपरांत सूचना दी गई कि अपना सरकारी ज़मीन पे जो भी अतिक्रमण कर रखे हैं वो हटा लें। उनके द्वारा कई बार सूचना देने के उपरांत भी उनके द्वारा अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। लिहाजा गवर्नमेंट को जो है कानूनी कार्रवाई करने के लिए बाध्य होना पड़ा। झांसी में वर्दी में सिपाही का शराब पार्टी करते एक वीडियो वायरल हो रहा है। बर्थडे के मौके पर दोस्तों के साथ सिपाही ने शराब पार्टी की। वर्दी में शराब पार्टी की तस्वीरें सामने आई। सिपाही बब्बीना थाने में तैनात है। उधर बाराबंकी में एक टीचर ने चाकू से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि टीचर ने एक छात्र की पिटाई कर दी थी। छात्र के परिजन शिकायत करने स्कूल पहुंचे तो टीचर ने उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने टीचर को रोका। ये पूरी घटना का वीडियो भी सामने आया है। मामला उच्च प्राइमरी स्कूल तिरहुआ का है। खबर फतेहपुर से, जहां 40 लाख की चोरी का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया और इनके कब्जे से 2.5 लाख रुपए के कैश, सोने चांदी के गहने और पिकअप बरामद की गई। पकड़े गए चोरों ने एक घर को निशाना बनाया था। 40 लाख रुपए की चोरी की थी। इनका एक साथी अभी भी फरार है। पकड़े गए चोर इरशाद रिशु पासवान के खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज हैं। दिनांक 22 तारीख को जो यहाँ पर कोतवाली क्षेत्र में चोरी हुई थी, उसका सफल अनावरण किया है। इसमें 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम इरशाद और रेशू है, और एक व्यक्ति इसमें वांछित है जिसका नाम शकील है। इनके पास से 2.5 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं और 2 अंगूठी बरामद की गई है। इसके अलावा अन्य सोने और चांदी के कुछ आभूषण बरामद किए गए हैं। सहारनपुर में तेज रफ्तार ऑडी कार ने ट्रैक्टर ट्रॉली को टक्कर मारी है। ऑडी की चपेट में 2 बाइक सवार आ गए और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। 5 लोग जख्मी हुए हैं। पुलिस ने ऑडी को कब्जे में लिया। हादसा सरसामा थाना इलाके में अंबाला नेशनल हाईवे पर हुआ। कुछ लड़के जा रहे थे और उनके आगे एक ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही थी। सामने से एक तेज गति से आई गाड़ी ने ट्रैक्टर ट्रॉली पर टक्कर मारी, जिससे कि ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया और जिसपे जो पीछे से 2 गाड़ियों में जो कुछ लड़के ट्रेवल कर रहे थे वो उस गाड़ी से टकरा गए और जिसमें से कि एक की मौके पर मृत्यु हो गई। बाकी बचे हुए घायल व्यक्तियों को थाना सरसावा पुलिस द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया। दौरान इलाज एक व्यक्ति की वहां पर और मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। आगरा और झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला। आगरा में 2 हादसे हुए हैं। नवीन गल्ला मंडी के पास एक ऑटो पलट गया। इस हादसे में एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग जख्मी हैं। थाना खेरागढ़ क्षेत्र में हुए हादसे में एक लड़का तेज रफ्तार ट्रक की चपेट में आ रहा था। लड़के की मौत हो गई। वहीं झांसी में ऑटो से उतरते वक्त स्कूल के बच्चे बस की चपेट में आ गए। हादसे में 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायल बच्चों को झांसी मेडिकल रेफर किया गया। हादसों की ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं।
पहली तस्वीर आगरा की, जहां ऑटो पलट गया। दूसरी तस्वीर भी आगरा की है, जहां पर एक लड़के की मौत हो गई हादसे में। तीसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस की चपेट में कुछ बच्चे आ गए। झांसी में यह हादसा हुआ। गोरखपुर के महंत दिग्विजय नाथ पार्क में आयुष्मान वय वंदना योजना कार्ड वितरण कार्यक्रम किया गया और इस मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने 25 लाभार्थियों को कार्ड दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना की तारीफ करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या 9 करोड़ है। पहले गोरखपुर में बड़ी संख्या में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी, अब सरकार ने इसे लगभग खत्म कर दिया है। इसका भी जिक्र सीएम ने किया। आयुष्मान भारत में 320 करोड़ रुपए केवल आयुष्मान भारत के अंतर्गत जिन लोगों ने उपचार कराया है उन लोगों को, उन हॉस्पिटल्स को सरकार ने उपलब्ध करवाया है। और इसमें लगातार इस योजना से लोगों को लाभान्वित करने का काम किया जा रहा है। आज प्रदेश के अंदर आपने देखा होगा, पहले गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस से बड़ी संख्या में मौतें होती थी। आज उत्तर प्रदेश के अंदर डबल इंजन की सरकार होने के कारण इंसेफ्लाइटिस को पूरी तरह प्रभावी नियंत्रण करते हुए बीमारी को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक की स्थापना का कार्य हो, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, बलरामपुर, बहराइच, गोंडा, इन सभी जनपदों में मेडिकल कॉलेज बन गए हैं या बन रहे हैं और उनमें सुविधा भी लोगों को प्राप्त हो रही है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज फ्लाइट का ट्रायल रन किया गया। इंडिगो की पहली फ्लाइट लैंड करने में सफल रही और इसके उतरते ही वाटर कैनन से सलामी दी गई। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अप्रैल 2025 में हवाई अड्डे की शुरुआत से पहले ट्रायल रन की शुरुआत की है। सीएम योगी ने पोस्ट कर यूपी के लिए इसे ऐतिहासिक दिन बताया और कहा कि पीएम के मार्गदर्शन में विकास के रनवे पर नए भारत का नया उत्तर प्रदेश नई उड़ान भर रहा है। तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट की लैंडिंग और टेक ऑफ सफल रहा। गौतम बुद्ध नगर के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा ने कहा कि ये मेरे लिए भी खुशी का पल है। संसदीय क्षेत्र के लोगों का कर्ज चुकाने को मिला। अपना जो देखा था अपने क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के रूप में कुछ वापस करने का एक गिलहरी प्रयास मेरा भी उसमें रहा है और मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी का, योगी आदित्यनाथ जी का, मुख्यमंत्री जी का और सभी लोगों का, उन किसानों का जिन्होंने इस सपने को साकार करने में अपना सहयोग दिया। और इस क्षेत्र में विकास की नई इबारत अब लिखी जाएगी। 1 लाख से ज्यादा युवाओं को यहाँ रोजगार मिलेगा। नए उद्योग लगेंगे, किसी की टैक्सी चलेगी, किसी का ढाबा होगा, किसी का होटल चलेगा। इस सबको देखते हुए इस क्षेत्र के नए विकास की रास्ता मार्ग प्रशस्त हो गया है और जमीनों में किसानों के भाव ही 6 से 6 गुना से तक बढ़ चुके हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहली फ्लाइट की लैंडिंग के वक्त जेवर से बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि ये यूपी के लिए बड़ा माइलस्टोन है। एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों का शुक्रिया अदा भी किया उन्होंने। तो नोएडा एयरपोर्ट जो कि जेवर में तैयार हो रहा है, यहां पर ट्रायल रन की शुरुआत हो चुकी है। आज इंडिगो की पहली फ्लाइट ने यहां पर टेक ऑफ और लैंडिंग की है। इस मौके पर एक भव्य कार्यक्रम भी आयोजित किया गया था। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बधाई तो दी ही पूरे प्रदेश वासियों को, नोएडा वासियों को, गौतम बुद्ध नगर के लोगों को, साथ ही ये भी कहा कि नया भारत और नया उत्तर प्रदेश जो हर रोज विकास के रनवे पर आगे बढ़ रहा, उड़ान भर रहा है। और ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे वाटर कैनन के जरिए सलामी दी गई है, सैल्यूट किया गया जब यहां पर पहली बार लैंडिंग हुई। दिल्ली से इंडिगो की
हमारा सपना था जब हम राजनीति में भी नहीं थे कि हमारा क्षेत्र विकसित होगा, और इसके लिए मैं उन किसान भाइयों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस प्रदेश के विकास के लिए, एयरपोर्ट के लिए अपनी जमीनें दी। और आज का दिन इस जेवर के लिए भी बड़ा ऐतिहासिक है, क्योंकि आने वाला समय इस जेवर क्षेत्र का खुशहाली का समय है। यहाँ हर घर में खुशहाली होगी, नौजवानों को रोजगार होंगे, और उत्तर प्रदेश जिस तरीके से तेजी से आज आर्थिक विकास कर रहा है उसमें इस जेवर क्षेत्र का बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। जॉर्ज सोरोस का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। संसद में सोरोस के मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस को घेरा। सत्ता पक्ष ने सोमवार को सोरोस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। शुक्रवार को सांसद निशिकांत दुबे ने सोरोस का मुद्दा उठाया और विपक्षी दलों से 10 सवाल पूछे हैं, खासकर कांग्रेस से। 2 दिन ठीक चला, लेकिन प्रश्न अब ये पैदा हो रहा है कि विदेशी मीडियाओं के माध्यम से जो खबरें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं ये जाहिर कर रही हैं कि देश के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा है। अब राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र चल रहा हो और सदन मौन रहे, ये संभव नहीं था। हमने केवल उस पर चर्चा की मांग की है। सोरोस जी का जो संगठन है वो जिन जिन को फंडिंग करता उनमें से एक संगठन है, उसकी प्रेसिडेंट हैं, को प्रेसिडेंट हैं आदरणीय सोनिया जी। हमारा केवल इतना कहना है कि स्पष्ट हो जाए, चर्चा हो जाए, स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। थोड़े बहुत लोग जुड़े थे विपक्ष के, धीरे धीरे करके अलग हो रहे हैं। ये रोज नई सोच लिए आते हैं। ये संसद में जवाबदेह नहीं बनना चाहते, संसद में अपनी बात नहीं करना चाहते। इनको विकास से मतलब नहीं, इनको देश के डेवलपमेंट से लेकर देश के उन्नत से मतलब नहीं है। इनको देश का उद्योगपति नहीं चाहिए, इनको विदेश का उद्योगपति चाहिए, इनको जॉर्ज सोरोस चाहिए जो हिंदुस्तान में अस्थिरता पैदा करे। देश के कई देशों की सरकार गिरा चुका है। वो सपना देखते कि हिंदुस्तान में होगा। अरे हिंदुस्तान में मोदी जी हैं, योगी जी हैं, अभी हिंदुस्तान पे सोरोस ऐसे कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। संसद में आज भी हंगामा देखने को मिला, जिसे लेकर संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार जिम्मेदार है, सरकार सदन नहीं चलाना चाहती, और हम जो चाहते हैं, हम अगर सदन के अंदर आए हैं तो हमारा मकसद है जो जनता के इशू हैं, हमारे क्षेत्र की ज़रूरी जो इशू हैं, जैसे कि संभल की घटना जो शर्मसार किया है पूरे देश को, दुनिया के अंदर, हमने चाहा कि उस पर चर्चा होनी चाहिए। और हम चर्चा, किसानों का मुद्दा है, किसान किसी एक धर्म से नहीं है, सभी धर्मों से जुड़े हुए लोग हैं, तो उसके ऊपर जो उनके ऊपर ज्यादती हुई है, जो उनके ऊपर जिस तरह से उनकी मांगों को लेकर के जिस प्रकार तानाशाही हो रही है, तो हम चाह रहे हैं कि उस चीज़ पर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन सरकार क्यों चर्चा से भाग रही है, हम समझ नहीं आ रहा। अयोध्या से एसपी सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया पर भड़क उठे। दरअसल सपा छोड़ने वाले सूरज चौधरी के आरोपों पर उनसे सवाल किया गया था। सवाल पूछने पर भड़के अवधेश प्रसाद ने कहा, छोड़िए ये सब मत पूछिए। हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि जिसका कोई स्टेटस नहीं उसके बारे में सवाल मत पूछिए, देश स्तर का सवाल पूछिए। आपको बता दें, सांसद अवधेश प्रसाद पर परिवारवाद का आरोप लगाकर सूरज चौधरी ने अपने 500 साथियों के साथ पार्टी का दामन छोड़ दिया। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव होने से पहले ही एसपी और अवधेश प्रसाद के लिए इसे एक बड़ा झटका माना जा रहा है। अपना पक्ष रखिए ना। अरे छोड़िए, जाइए आप। ऐसे लोगों को समय बर्बाद कर तो मेरा नहीं, लेकिन उन्होंने एक बात, अरे छोड़िए यार, इसलिए तो हम आए। नहीं छोड़िए, उन्होंने 50,000 वोट से हराने का वो किया, दावा किया है। अरे भाई, अरे ऐसा है कि वोट तो भैया जनता का है ना। नहीं, वो तो सही है, वो तो आप कहीं और ऐसे लोगों जिनका कहीं कोई स्टेटस ना हो, ऐसे लोगों नोटिस नहीं देते। नहीं, हाँ, अपना समय नहीं। आपसे प्रार्थना है कि ऐसे लोगों से आप समय न बर्बाद करो, और उनकी बात को लेकर मेरे पास नहीं, कोई बड़ा मुद्दा हो देश स्तर का, ऐसे मुद्दों से मुझसे बात करो।
आजमगढ़ में बीएसपी नेता कमालुद्दीन हत्याकांड का आरोपी मुस्तफिज हसन उर्फ बाबू पुलिस कस्टडी से फरार हो गया। हत्या आरोपी को पुलिस गुजरात से गिरफ्तार कर आजमगढ़ ला रही थी और इसी दौरान आरोपी पुलिस को चकमा देकर भाग गया। पुलिस ने 25,000 का उस पर इनाम रखा है। फिलहाल आरोपी के फरार होने पर बीएसपी नेता के परिजन भी सहमे हुए हैं। वहीं गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। इस पुलिस टीम को ये पता लगा था कि ये गुजरात में रह रहा है, जिसमें पुलिस की टीम इसकी गिरफ्तारी के लिए गुजरात गई हुई थी। वहां से इसको पकड़कर लेकर आ रही थी और रास्ते में वॉशरूम जाने का बहाना करके ये नादगांव खंडेश्वर पड़ता है अमरावती जनपद में, वहां से ये आदमी फरार हो गया। पुलिस के द्वारा 112 पर वहां पे सूचना दी गई। पुलिस की वहां 112 की गाड़ी आई थी और साथ में वहां के संबंधित एसएचओ भी वहां मौके पर आए थे। उन्होंने इस प्रकार की जांच की और इसके बाद पुलिस टीम ने आकर यहां रिपोर्ट किया। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के गौर सिटी मॉल में आज हंगामा हो गया। मॉल के गार्ड पर एक गर्भवती महिला, उसके पति और पिता से धक्का मुक्की और बदसलूकी के आरोप लगे। बताया जा रहा है कि फिल्म के दौरान किसी बात को लेकर सुरक्षा गार्ड और परिवार के सदस्यों के बीच विवाद हुआ था। परिवार ने गार्ड्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इधर ग्रेटर नोएडा में ही एक निर्माणाधीन घर की शटरिंग गिर गई, जिससे 3 मजदूर घायल हो गए। घटना बिसरख थाना क्षेत्र की है। शटरिंग गिरने से 3 मजदूरों को चोट आई है। घायल मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची। प्रतापगढ़ में बैंक खातों से पैसा उड़ाने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ। सरगना समेत 2 ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बैंक खातों में मोबाइल नंबर बदलकर ठगों ने 2.5 लाख की ठगी की थी। खाता धारकों की जानकारी चुराकर यूपीआई आईडी बनाकर रुपए निकाले थे। गिरफ्तार आरोपी यूनियन बैंक के बिजनेस करेस्पॉन्डेंट के तौर पर काम करते थे। पुलिस ने लैपटॉप, फिंगर स्कैनर और अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। जो इसके थे वो आए और उन्होंने कहा कि हमारे बैंक से जहाँ उनका खाता था वहाँ से 2,28,000 रुपये वो किसी ने साइबर के माध्यम से फ्रॉड करके निकाल लिए। इस पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एसएचओ के उसमें टीम गठित की गई और इन लोगों ने इस घटना का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पूरा पैसा जो 2,28,000 रुपये था बरामद किया। बाराबंकी में एनकाउंटर में पकड़े गए गौ तस्करों ने बड़ा खुलासा किया है। गौ तस्करी के लिए बदमाश गले में भगवा गमछा, माथे पर टीका और हाथ में त्रिशूल लेकर पहुंचते थे और गौ तस्करी करते थे। गौ तस्करों का सरगना मोहम्मद उमर अपनी पहचान छिपाकर लोगों को गुमराह करने के लिए माथे पर तिलक लगाता था, पास में त्रिशूल रखता था। दरअसल कल पुलिस ने एनकाउंटर में 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया था। इनके पास से 2 अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया गया। कई बार अपने साथ एक छोटा सा त्रिशूल ले लेता था, जिसको किसी को भरोसा ये न हो, संदेह न हो कि ये गलत आदमी भी हो सकते हैं। इस भरोसे का खून करते हुए आदमी अपने इस तरह के अपराध को अंजाम देता था। इसमें हम कठोर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे और एग्जाम्पलरी एक्शन इसमें लेते हुए कार्रवाई हम करेंगे। सहारनपुर में पुलिस चौकी पर पथराव और तोड़फोड़ करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम है नरसिम्हानंद। इसके खिलाफ ज्ञापन देने के लिए पुलिस चौकी पहुंचे। इस दौरान पथराव और तोड़फोड़ हुई थी। मामले में 14 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पकड़ा गया आरोपी शेखपुरा कदीम में हुए बवाल और चौकी पर पथराव का मुख्य आरोपी है। अगली खबर संभल से ही, जहां पर संभल हिंसा मामले में तोड़फोड़ और दबिश जारी है। ताबड़तोड़ दबिश हो रही है जिन लोगों ने तोड़फोड़ की थी, जिन्होंने हिंसा को बढ़ावा दिया था। दीपा सराय में कई घरों में दबिश दी जा रही है। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी है। इस पूरे इलाके में ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है।
यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।